नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करा रहे हैं वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान और समा न्यूज़ के मारूफ सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन और मियाँ साहब के दरीना साथी भी हैं, मोहतरम जनाब आसम नसीर साहब। तो मैं खुश आमदेद कहता हूँ आसम साहब को। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आसम भाई ने आज अपनी शदीद मसरूफियत के बायस थोड़ा सा वक्त निकाला। तो आसम भाई, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपको जो है ईद मिलादुन नबी का मुबारक दिन भी मुबारक हो। आपका सुबह मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा फैमिली के लिए ही ये दिन है, तो आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आपके साथ बड़ा इज्जत का एहतराम का रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा बुलाया, तो जनाब आपके लिए टाइम ही टाइम है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आसम भाई, कुछ सवालात की तरफ आते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनकी मशावरत से मैंने कुछ सवालात तैयार किए थे और वो आपसे अंदर वाली बातें जानना चाहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम आपसे उन सवालात का जो जवाब है वो ले सके। अच्छा आसम भाई, ये जो बड़ी एक मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि नून लीग में कुछ लोग नई पार्टी बनाने की तैयारियों में मसरूफ है, कोई हकीकत है इसमें? देखिए आगा साहब, ये जब सियासत का जब मैदान सजता है ना, तो जब उसका हम ये कह लें कि जब भी कभी इलेक्शन की जब बात आती है तो कुछ लोग आपके अंदर ऐसे होते हैं, किसी भी धड़े में बात कर लें, आप एक छोटे से भी इलेक्शन की बात कर लें तो वहां पर भी कुछ धड़े में आपके इलाके के लोग हैं जो इलेक्टेबल समझे जाते हैं कि वो वोट निकाल सकते हैं, तो वो फिर अपना अपना वजन दिखाते हैं और अपनी बार्गेन करते हैं। ये सियासत का यही एक हुस्न है और सियासत के अंदर डायलॉग के लिए मेरा ख्याल है लोग अपना वजन दिखाते भी हैं और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस वक्त मामला ऐसा ही है। लेकिन ये कहा जाए कि वो नई पार्टी बना लेंगे तो ये मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर सॉरी कोई प्रेशर ग्रुप बन रहा है कोई? जी बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि एक लाइन के ऊपर हर शख्स नहीं है, लोगों के कई यहाँ पर अपने मुफादात भी हैं, अपने सियासी फ़वाइद भी हैं और वो शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ लोगों के अपने नज़रिए भी हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें अगर अब हमने अपनी सियासत के इस नहज पर, जबकि हमारे आखिरी इलेक्शन है तकरीबन, तो वो उनमें से एक बड़ी तादाद जो लोग जो कि अपने इलाकों में अपने शहरों में वो एक थम समझे जाते हैं, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस है। और देखें ये प्रेशर ग्रुप बिल्कुल है, अगर नवाज शरीफ पार्टी के अंदर पाकिस्तान में वापस आकर इन लोगों के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे तो शायद ये प्रेशर ग्रुप बहुत बड़ा बन जाए और वो नुकसान जो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकी थी मुस्लिम लीग नून को, वो फिर इनकी अपनी जो अंदरूनी सियासत है उसकी वजह से उसमें इन्हें नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये ऐसे कुछ लोग भी हैं, मैं जिन्हें मैं खुद भी जानता हूँ और उन्होंने जब हम हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू करते हैं, मैं रिकॉर्ड तो इससे मैं नहीं लाऊंगा क्या कहा उन्होंने, लेकिन वो ऐसी सी बातें कर रहे होते हैं और वो बाद में देखने में आता है कि वो नाराजगी के बावजूद एक तरफ तो क्या अपना गम और गुस्सा वो बता रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो लीडरशिप की मीटिंग्स में भी गए होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीटिंग्स में नहीं जाते, फिर उनके घर में जाकर उन्हें मनाया जाता है और फिर वो शायद कुछ उनमें से मान भी गए हैं और कुछ जो है वो नवाज के वजह से अभी तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें आपको खुलकर सामने होती हुई नजर आएंगी। आसम भाई, ये मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जो प्रेशर ग्रुप है इसकी डिमांड क्या है? देखिए डिमांड सिर्फ दो चीज़ों पे यहाँ पर डिमांड चल रही है। एक तो है कि जो बहुत सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो शायद अभी तक मरियम नवाज को और हमजा शहबाज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, कि वो समझ रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी अगर नहीं है और फिर अगर बच्चों ने हमें रूल करना है तो फिर वो शायद उसके ऊपर अपना गम गुस्सा दिखा रहे हैं, जिनमें शायद खाकान अब्बासी सर फहरिस्त है।
अच्छा, इसी तरह बात कर लें कि कई नाम है, मैं कई लोगों के नाम, चले शाहिद साहब का नाम मेरे मुंह से निकल गया, मैं दूसरों के नाम रोकता हूँ, कि कई लोग हैं जो इस बात के ऊपर हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम अपनी पुरानी तनख्वाह से आधी तनख्वाह पर भी हम पार्टी के वफादार थे, हैं, रहेंगे, और पार्टी हमारी ही है। लेकिन अगर हमें बच्चों ने अगर हमें कुछ कहना है तो शायद फिर हम अपनी सियासत का फैसला करेंगे या हम घरों में बैठ जाएंगे, और अगर हमने अपनी सियासत करनी ही है तो फिर हम देखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट लड़ें या कि क्या करें। तो नई सियासी जमात तो नहीं बनेगी, शायद इनमें से इक्का दुक्का कोई इंडिपेंडेंटली अपने आप को अगर वो समझता है कि उसका वोट बैंक है तो वो शायद इंडिपेंडेंट खड़ा होकर इलेक्शन लड़ ले, लेकिन कोई नए फ्लैग के नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जो मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं जिनके नाम आ भी रहे हैं, और जो एक समझ लें कि 20 के करीब जो लोग हैं, उन लोगों के नाम अगर नहीं भी आए तो वो लोग कोई नई सियासी जमात करके कोई नया करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत का जो इस वक्त तमाम सूरत हाल है ना, वो आप सबके सामने है। अनप्रिडिक्टेबल आपका इस वक्त फील्ड है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं और सुबह ही हो जाएगा, क्योंकि हमने तो तमाम कोनों को मिलाना है, तमाम फैब्रिक्स को और तमाम पल्स को इकट्ठा करके एक सहाफ़ी ने बात करनी होती है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला ऐसा है कि आजकल और ख़ासतौर से गुज़िश्ता 2-3 साल से ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, या आप कह लें हम थोड़ा और पीछे चले जाएं 2016 के बाद से, तो अफसाने लगते थे वो हकीकत का रूप धार गए। नवाज शरीफ का अफसाना लगता था कि उन्हें माइनस किया जाएगा, वो अपनी इंतहाई पीक के ऊपर थे, उनसे हुकूमत भी ली गई, उनसे पंजाब भी लिया गया और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसी तरह इमरान खान जो कि बहुत ऊपर गए और आज वो जिस तरह जेल के अंदर हैं वो सबके सामने है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन तो मेरा नहीं ख्याल बनती। हाँ, आज के दिन का हम ये तजिया कर सकते हैं कि आज के दिन जो हो रहा है उसके अंदर ये प्रेशर ग्रुप्स बन रहे हैं, और शायद ये अपने ही अपना कोई ना कोई टिकट के लिए लड़ रहा है, कोई अपने बच्चे की टिकट के लिए लड़ रहा है, कोई अपने भाई के टिकट के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी खातून या किसी मखसूस रिश्ते के लिए लड़ रहा है कि हमें इस एक की बजाय 2 मिल जाए, 3 की बजाय 5 मिल जाए। तो सिर्फ वो धड़ों की ये लड़ाई हो रही है, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ इस मामले पे और शहबाज शरीफ साहब वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के भी नोटिस में है कि इस वक्त क्या हो रहा है, और यही एक बुनियादी वजह है कि नवाज शरीफ को भी अब पाकिस्तान में आकर इन मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छा आसिम भाई, ये जो मियां साहब ने जो महलों के एहतसाब की बात की, और सुनने में आया कि इनसे उनकी एस्टेब्लिशमेंट से जो डील है वो खराब हो गई, ये मीडिया में बड़ा शोर मचा हुआ था, आप इसे किस नजर से? नहीं, अब नैरेटिव की बात कर रहे हैं जी, जब उन्होंने जर्नलों के एहतसाब की बात की, जनरल फैज और जनरल बाजवा के, देखें एक चीज तो बड़ी ही क्लियर है कि पाकिस्तान में सियासत जो है ना, वो सियासत तभी होती है जब आप कोई नैरेटिव जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट या आप कोई ऐसी चीज लेके चलते हैं कि जो दूसरे लोगों को एक टंग ऑफ कहते हैं टाउन बन जाए, और हर आम बंदा जो गली चुपारे में यहाँ कहते अब तो वो ख़त्म हो गई हैं कि आपकी शाम के टाइम पे बैठकें लगती थी, तो वहाँ पे बैठ के आप गुफ्तगू करते हैं और अपना आप तजिया देते हैं कि वो इंज होएगा तो इंज नहीं होएगा, अस ये कर देंगे, और साड़ा शेर आएगा तो साड़ा बिल्ला आएगा तो साड़ा तीर चलेगा। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस वक्त जो चल रहा है ना बयानिए का, वो मियाँ साहब ने शायद कोई टीजर लगाया है, कोई टेस्टर लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान जब लैंड करना है तो उससे पहले मैं किस तरह लोगों को करूं। तो देखिए उनकी वो तकरीब जो थी ना, वो एक दिन के बाद उसकी वीडियो जो है जारी की गई, और उसकी वजह यही थी कि उन्होंने सोचा समझा कि हमने अपने कारकुनों को तो ये बता दिया कि हम अब मीडिया के जरिए आम पब्लिक को भी बताएं। उसका फिर रिएक्शन भी आया, फौरी तौर पर मीडिया ने कहा हो ये तो गुजरांवाला का रेप्लिका आ गया है। इसका मतलब है कि मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि वन स्टेप आगे चले गया कि आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका भी एहतसाब होगा। तो वो फिर उसे मीडिया के हलकों में हर तरफ उसे बड़ा वेलकम किया गया, उसे उठाया गया। लेकिन उस वेलकम के साथ साथ जिन हलकों की तरफ से ये नवाज़शात हर सियासी जमात को होती है, उन्होंने फिर उसे रोकने का भी उन्होंने कोशिश की,
और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की बड़ी जल्दी से उन्होंने वापस की टिकट करा के दी और खामोशी से उन्होंने कहा जी आप बैठे और जाए। और वो फिर शहबाज साहब लंदन भी गए, अब वापस आ गए हैं। तो लग रहा है कि अब जो सियासी नारा है वो तब्दील होगा और वो उम्मीद, मौशी तरक्की, जो हमारी मौशी आसिम बदहाली भाई, है उससे तब्दील करने का होगा अब। तो आसम भाई फिर नून लीग अपने इस बयानिए से यू टर्न ले चुकी है। ये तो देखिए उसी दिन हो गया था जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हमजा शहबाज के जो 20 हल्कों का नताइज थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वो इंतखाबात कराए और उसके बाद वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया गया और उसके नताइज आपके सामने आए। तो ये तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो फिर वोट को इज्जत दो और ये सारे नैरेटिव तो ख़त्म हो गए थे। अब तो इस वक्त नवाज शरीफ के लिए भी एक डबल सोल्ड है कि आप उसे नहीं पता कि अगर मैं उनसे उनके खिलाफ बात करता हूँ तो मेरी पार्टी के लोग भी मेरे नाराज़ होते हैं, मेरा भाई भी नाराज़ होता है और जो इख्तियार रखते हैं वो भी नाराज़ होते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो ये नहीं रहे तो उनके जो अवाम है, उनका वोटर है, वो समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ कर गया है। तो अब ये नवाज शरीफ के ऊपर है कि वो किस तरह वतन वापस आते हैं और क्या नई चीज़ देते हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त जो भी सूरत हाल है वो तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के ऊपर है कि वो क्या वापस भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। असल में तो हम जो मर्जी कर लें, मारूजी हालात को अगर देखा जाए तो फिर उससे तो लगता है कि जो जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं तो उसमें आप को यकीन नहीं होता कि शायद नवाज शरीफ आ जाएं और इलेक्शन भी टाइम पर हो जाए। क्योंकि आज देखिए आप हम अक्टूबर का आगाज़ होने जा रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह है और दिसंबर तो आप समझ जनवरी तो आप समझ लें कि जिसके अंदर इलेक्शन हो जाएगा वो 15 जनवरी से पहले हो जाए या 15 जनवरी के बाद हो, इलेक्शन तो बाकैफ जनवरी में हो जाएगा। तो इन 3 माह से पहले आपको 1% 0 पॉइंट, मैं कहता हूँ 1.0, 99% तो छोड़ दें, 1.0% भी नहीं आपको लग रहा कि कहीं पर कोई सियासी हलचल है। क्या आपके घर पे, क्या मेरे घर पे कहीं पर डोर की बेल बजी कि हमें वोट देना है? क्या आपके जानने वाले या मेरे जानने वाले एमएनए, एमपीएनए मेरे हल्के के, क्योंकि हम दोनों ऐसे शख्स हैं कि जो जो उस हल्के में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने वोट देने के अलावा हमने उनका नैरेटिव को भी देखना है, वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, कोई आईपीपी है या कोई आज़ाद है या जमात इस्लामी है, उसे हम लोगों की इसलिए ज़रूरत है कि वी आर माउथ पीस। तो उन्होंने आपसे क्या राब्ता किया? नहीं। अगर हमसे राब्ता नहीं किया कि जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले जिनके साथ राब्ता करना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि अवाम के साथ तो उन्होंने भी राब्ता किया ही नहीं होगा। तो आपको तो कहीं भी अभी तक नज़र नहीं आ रही कि आपकी कहीं पर कंपेन शुरू हुई है, किसी भी सियासी जमात की एक्टिविटी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैनर्स। मैं आपको माज़रत के साथ कहूँगा, मैं इसे सियासत नहीं मानता, ना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एडवर्टीजमेंट को और इन चीज़ों को कहता हूँ कि इससे कोई कंपेन बन रही है। ये बिल्कुल आखिरी लवाजमा होते हैं जो सिर्फ इलेक्शन डे को बनाने के लिए होते हैं। अदरवाइज जो इलेक्शन का जो तमाम मसाला है वो अवाम है, अवाम के घर पे डोर बेल है और अवाम के घर घर पे जाना है। तो अगर डोर टू डोर अभी काम नहीं शुरू हुआ तो आप समझ जाएं कि अभी तक इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू नहीं हुई। तो आसम भाई ये जो फिर खामोशी है, ये क्या किसी तूफान का पेशखाना साबित हो सकती है? तूफान, देखिए तूफान अब पाकिस्तान में क्या आने हैं? यहाँ पे मौशी इतना, जहाँ पर दलदल है वहां पर अब तूफान क्या आएगा? मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसा कोई तूफान को बनने जा रहा है। हाँ, ये लाजमी होगा कि जो जिस तरह आर्मी चीफ साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, और ये पहले भी होता है, ये आज से तो नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का जो आपका मौशी सूरत हाल है और जो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स की सूरत हाल है, उस वक्त तो आपको इस वक्त पैसा चाहिए। आपको पैसा उस वक्त मिलेगा जब आपके पास लोकल आपका इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, और जब लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसके साथ फिर आपके साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके जुड़ेगा। तो जेवी आपके साथ इंटरनेशनल जो सरमायाकार है, कैपिटलिस्ट, वो खुद नहीं करेगा कि आप बाहर से दो उठा के वो जेवीज करके कहेंगे हम अभी आपको खड़ा करते हैं। वो आपके लोकल इन्वेस्टर के साथ आके
जो सरमायाकारी करेंगे। तो जब आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही तो तूफान क्या आना है? तो तूफान तो यही है ना, तूफान तो इस वक्त यही है कि थोड़ी सी उन लोगों के ऊपर जो टैक्स चोरी कर रहे हैं और जिस तरह जो जो चीज़ें अभी से चल रही हैं, कि इवन कि कोई बिजली चोरी कर रहा है या स्मगल्ड आइटम्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि जहाँ पर भी आपकी मौशत को और आपकी माशी सूरत हाल को जहाँ पर नुकसान डेंट पहुँचाया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ने के लिए ही तूफान आएगा तो शायद कोई मामला बनेंगे। और इन अगर ये ऑपरेशन एक शुरू हो जाता है एक मेगा करप्शन का, महा करप्शन का, और बड़े बड़े टाइकून पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं, तो फिर देखें उस वक्त भी हालात ऐसे ही होंगे कि फिर लोगों को थोड़ी सी शायद होगा कि नहीं, अब ये मौशी जो ना हमारा मौशी जो बहरान है उसे हल करने के लिए अब लोगों से पैसा निकल रहा है, तो फिर उसके बाद जो है ना हालात फिर किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की जो मौशी पहिया है ना वो खड़ा कहीं ना कहीं चल पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो देखें वो धंसा हुआ है। आसिफ भाई, ये जो आप क्रैकडाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल पूछा है कि भाई ये आर्मी चीफ तो आए और इन्होंने क्रैकडाउन जो है वो किया है, तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट क्यों ना क्रैकडाउन कर सके? देखिए यही तो क्वेश्चन हैं कि आपकी गवर्नमेंट में इतनी बिल ही नहीं थी, 16 माह ये रह के गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हैं कि अगर हम इन्हें तनकीद करें, और हम इसलाही तनकीद है कि आप उससे कोई तामीरी कोई काम ले, वहाँ पर तो आपने कुछ नहीं किया। तो इन लोगों को शायद ये IMF का जो एक कर्जा था उसी के ऊपर लगे रहे। इसीलिए देखें ना आगा साहब, यहाँ पर एक जो तासुर है ना वो कभी हो जाता है कि इलेक्शन आपको अभी तक नजर नहीं आ रहे, आज के दिन तक आपको इलेक्शन नहीं नजर आ रहे। हम जितना मर्जी कह लें, इलेक्शन कमीशन अपने एलामियाँ जारी कर ले, लेकिन आपको एक डाउट लग रहा है कि ये इलेक्शन नहीं है। जिस तरह पहले होता था कि यार ये अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे, अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये माजी में तो ये तमाम चीजें होती रही हैं, लेकिन अभी ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि शायद उनसे पीडीएम से ये काम करवाया नहीं गया और ये अपने पास रख लिया गया कि ये जो जादू की छड़ी है वो हम खुद चलाएंगे। और अगर वो जब खुद चलाएंगे तो उसके बाद भी आप समझ जाएं कि इलेक्शन तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस वक्त भी, उन हालात में भी। हाँ, कुछ ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि आपके जो इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर हैं, वो साथ मिलें और वो चीज़ों को आगे लेके चलें, और आपकी जो इस पे इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ आए, डाउनवर्ड उसका ग्राफ आए, तो उस वक्त तो कुछ शायद मामला कुछ बनते नजर आएंगे, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आ रहा। वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वो मुझे मेरा अल्लाह भी माफ करे, मुझे बड़ा खौफ आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी आसानी से इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा आसिफ भाई, आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नजर नहीं आ रही, क्या आपको मियां साहब की वापसी भी नजर नहीं आ रही है? देखिए नवाज शरीफ साहब की वापसी ना, मुस्लिम लीग नून और वो हल्के, वो तो उनकी तरफ से मेरा ख्याल है अब कोई रुकावट नहीं है, और नवाज शरीफ भी शायद वापसी के लिए पुरयकीन है, क्योंकि वो जो चाह रहे थे वो तमाम चीज़ें हो चुकी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि अगर जिस तरह तोशा खाना में देखें ना आप, नैब के केसेस रेफरेंस खुल गए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी को भी, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी, इन तमाम को नोटिस हो गए। नवाज शरीफ को भी गालिबन कल नहीं तो पीर मंगल को उन्हें नोटिस हो जाएगा आने वाले 3-4 दिन के अंदर। तो वो मामला तो एक तरफ जो ना जो कंजे थे वो सिर्फ लूज हुए थे, वो उतरे नहीं थे, तो वो तो अभी हैं। तो और अगर नवाज शरीफ की जिस तरह पहले वजीर दाखिला ने, निगरान वजीर दाखिला ने बयान दिया, अब निगरान वजीर आज़म ने बयान दिया कि कानून अपना रास्ता लेगा, और देखें जो मर्जी करें, जो पावर है ना, वो पावर निगरान हो या ना हो, जो कुर्सी भी है उसी की पावर है। तो ये तो किसी आखिरी लम्हे में भी अगर ये चीज़ें मैनेज ना हुई और कोर्ट की तरफ से उन्हें रिलीफ ना मिला, उन्हें जमानत ना मिली, तो मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ लैंड करेंगे जेल में जाने के लिए। क्योंकि आप देखिए अगर जेल में जा रहे हैं तो इसका मतलब उनका तो सारा जो क्राउड था, उनका जो सारा वोटर था, वो तो फिर वो नाउमीद हो जाएगा, वो तो समझ आएगा आप किसका मुंह बंद करेंगे।
कि आप तो अगर जेल के लिए आए हैं, इसका मतलब है कि आपको फिर अभी आने वाले दिनों में अभी आपको रिलीफ नहीं मिलना। तो जब उन्हें रिलीफ नहीं मिलना तो कौन पार्टी को चलाएगा? इस वक्त जो सूरत हाल है वो नवाज शरीफ की वापसी भी पाकिस्तान के इलेक्शन को इंडिकेट करेगी। हाँ, नवाज शरीफ की अगर सेफ लैंडिंग हो जाती है, उन्हें जमानत मिल जाती है और उसके बाद फिर उनकी अपील वो उसके ऊपर समाज शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद मामला आप कह सकते हैं कि अब मेच्योरिटी आ गई है इलेक्शन की गुफ्तगू के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर। तब तक हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो जाएंगी और वो तमाम जो मामला है इलेक्शन का शेड्यूल वो भी आ जाएगा या उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो फिर तो हम कुछ कह सकेंगे कि इलेक्शन हो रहा है। लेकिन आज की सूरत हाल तक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना पूरा जोर लगा रही है और उनके जितने भी साबिक MP हैं, MNA हैं, उनके टिकट होल्डर्स हैं, उनके बलदियाती नुमाइंदे हैं, वो तमाम जोर लगा रहे हैं। और इसके बावजूद कि ये जो इतना महंगाई हुई, इस पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिजली की एक इंतहाई ज़्यादा उसकी कीमत जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं था, पेट्रोल की हिस्ट्री में नहीं थी, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ी और इनके जाते जाते भी ये पेट्रोल बढ़ा के गए। तो उन तमाम चीज़ों का जो इल्ज़ाम है वो इनके ऊपर है, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। और शायद नवाज शरीफ से लोगों की मोहब्बत है क्योंकि वही एक लास्ट होप है मुस्लिम लीग नून के, और उनके नाम की वजह से, उनके कामों की वजह से लोग उनसे प्यार करते हैं। तो शायद लोग नवाज शरीफ को देखने निकल आएंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ ने कैद हो जाना है और लोगों ने उन्हें नहीं सुनना और लोगों को पता होगा ये तो उतरेंगे और उसके बाद जेल चले जाएंगे, तो हमने बाकी इधर की लीडरशिप को सुनना, तो कोई भी नहीं आएगा। वो कहेगा इससे अच्छा हम टीवी पे बैठ के जरा क्लोज मनाजर देखेंगे और फिर हम सोशल मीडिया पे तूफान जो डालना है वो डाल लेंगे। तो अभी तक जो है ना, ये मेरा ख्याल आगा साहब, ये आप ये जो सवाल है ना नवाज शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये गालिबन हमें को 12-14 अक्टूबर को इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा आसिम भाई, ये जो आप अभी नैब केसेस की बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से अब देखिए ना, जो नैब तरामीम का वो जो फैसला आया है, तो लोग ये भी कह रहे हैं मीडिया पे कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो बंदियाल साहब हैं, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव के तहत उनसे करवाया है। क्या ऐसा है? देखिए, बंदियाल साहब के जितने भी फैसले हैं ना, वो तो इस वक्त हिस्ट्री में वो लिखे जाएंगे कि वो जिस तेजी से एक सियासी जमात के लिए बेंच बनाते थे और जो सब कुछ करते थे, तो वो तो अब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है या नहीं है, ये तो बंदियाल साहब की ही सोच है। तो इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये कसूर इस्टेब्लिशमेंट का है। मेरा ख्याल है कि ये बंदियाल साहब का ही है और इसके अंदर बंदियाल साहब ने खिड़की लगाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब को कि शायद वो इस तरह का एक अधूरा केस का फैसला देंगे कि जो फाइज ईसा है जब उसे आगे चल के उसके ऊपर छेड़ेंगे उसे और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जब बात करेंगे, तो अगर कोई ऐसी उसमें से शिक्के अगर उड़ाते हैं तो फिर उसका भी मुद्दा जो है वो फाइज ईसा में पड़ेगा, तो उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी आगे पीछे होंगे। तो ये सब जो मामला है ना, ये बंदियाल साहब ही अपनी लगा के गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें मामले में थी, क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त जो फ्रंट है वो और है, उनका इस वक्त जो सबसे बड़ा फ्रंट है वो पाकिस्तान का मौशी रिवाइवल है। आर्मी चीफ का जो उनका नुक्ते नज़र है वो यही है कि पाकिस्तान को हमने मौशी तौर पर अब मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पार है हम, और हमारे मजबूत तमाम हमारे दफा का जो है वो मजबूत हाथों में है, फ़ज़ाई है, ज़मीनी है, बहरी है, हर तरफ से अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो हमें मौशी इस वक्त जो हमारा जो फ्रंट खुला हुआ है कि जो बदहाली और जो चीज़ें की गई, क्योंकि गुज़श्ता जो 5 साल के अंदर अगर 3.5 साल इमरान खान के थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये हमारे 16 माह के अंदर भी कोई खातर ख्वाह कुछ नहीं हुआ। अगर वो उसे ब्रेक डाउन कह रहे कि हमने उसे ब्रेक लगाया, हमने उन मामला को ठीक करने की कोशिश की, तो ठीक है, हम मान लेते हैं। वो आने वाले 6-8 महीने में उसका आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या ट्रेन पे को पटरी पे डाला है या नहीं डाला। तो इन तमाम सूरत हाल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल के इल्ज़ाम लगाना वो क्या ना आसिम बड़ा आसान है कि जी हाँ जी इस्टेब्लिशमेंट किया, लेकिन मेरा आसिम भाई, मैं आपको फिर पीछे ले जा रहा हूँ कि ये जो बुगटी साहब ने स्टेटमेंट दी थी मियाँ साहब के बारे में,
तो ये भी मीडिया पे बड़ा शोर मचा कि ये कुछ लोग कह रहे थे कि ये उनका बयान फौज की तर्जमानी कर रहा है, क्या ऐसा है? वो है तो नहीं के, वो है तो उन्हीं के। देखें बयान उसने क्या दिया, बयान वो असल में उस बयान को ज्यादा उठा दिया इन लोगों ने, इन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। उसमें मेरा ख्याल है उसे इग्नोर करना चाहिए था। उसने कहा तो कोई बात नहीं, कहने दें, क्या फर्क पड़ता है, आपने इतना दे दिया, आप अपनी उससे बढ़ के बात कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहबा बोल रही हैं, राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं, उसे अहमियत देने की जरूरत इतनी बड़ी बैड मेरा ख्याल है मीडिया मैनेजमेंट है, इन्हें पता ही नहीं है, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। नवाज शरीफ 4 साल से इग्नोर नहीं कर रहे, क्या क्या बोलते हैं रोज। वहां पर लंदन में सहाफ़ी उनके आगे के माइक लेके चल रहे थे, वो कैसे मुस्कुरा के निकल जाते हैं, वो इग्नोर करते हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से ही इनका मीडिया सेल जो है ना वो सीख ले कि इस तरह के बयानात को इग्नोर करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं तो उन्हें कहने दें। आप उनके एक्स देखें, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे क्या आपके ज़मीनी रास्ता आपका काट रहे हैं, अगर नहीं काट रहे तो फिर ठीक है, और अगर काट रहे हैं तो फिर आप बात करें, फिर आप करें जिस तरह पीपल्स पार्टी शोर कर रही है कि हमें पंजाब के अंदर मौका नहीं मिल रहा, दूसरे सूबों में मौका नहीं मिल रहा, और वो खौफजदा है कि कहीं हमसे सिंध भी ना छीन लिया जाए, तो इसीलिए वो अपनी वो कर रहे हैं। तो ये है कि अभी ये निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा इनकी कोई अभी कोई अहमियत है। हाँ, जिनकी अहमियत है वो सबको मालूम है। अच्छा आसम में एक क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा गर्दिश कर रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतने पसंदीदा शख्सियत क्यों है? देखिए शहबाज साहब का लकीली मैं कोई 2007 से इनके साथ जब ये वापस आए थे तो मैं जियो टीवी में था, तो उसकी वजह से मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा एक लाइजोन हो गया। और शहबाज साहब की एक चीज़ है कि ये मीडिया को जिस तरह है कि वो कोशिश करते हैं कि उन्हें भी अपने अपने कामों में मीडिया को साथ रखें। तो मैं तकरीबन उस वजह से अपने इदारे की तरफ से डिप्यूट था और मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रैवल भी किया, उनकी मीटिंग्स को, उनकी डेली प्रेस टॉक्स तकरीबन 90% 99% मैंने कवर की हुई है, इक्का दुक्का कोई ना किया हो। लेकिन उनका जो मजाज है ना, उनका मेरा ख्याल है उनके मजाज के अंदर है मुफाहमत। वो है शॉर्ट टेम्पर्ड। नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कि बड़े जनाब वो हैं कि उनके अंदर वो सुनने की बड़ी कुव्वत है, बिल्कुल उनमें है। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ जब अपने फैसले कर लेते हैं तो वो फिर उस पर डट जाते हैं। शहबाज शरीफ भी शायद जो है ना वो यू टर्न ले लेते हैं अपने फैसलों से। तो जो यू टर्न ले लेता है तो मेरा ख्याल है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी ऐसा शख्स हो उसके साथ वो फिर राब्ते भी रखता है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता होता है कि ठीक है ये अगर अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है या ये समझ रहा है कि ये बयानात इस तरह है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बंदा फिर वो काबिल कबूल रहता है, क्योंकि वो एक अपने बयान के ऊपर या अपने किसी मौक़िफ़ के ऊपर डटता नहीं है, वो कुछ कुछ उसमें से रास्ता निकालता है। तो शहबाज शरीफ ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान का और अपनी जमात का रास्ता निकाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं आगा साहब, ये मुस्लिम लीग नून के लोग ना शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, बिल्कुल बावजूद बैठा हूँ, नमाज पढ़ के आया था, अगली नमाज का टाइम होने वाला है, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये मतलब खुशामद तो नहीं लेकिन हकीकत बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला, हर शख्स ने, हमने भी जाना है जी, जब शहबाज शरीफ चले जाएगा दुनिया से ये लोग रोएंगे, इन्हें ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। ये नवाज शरीफ को बाहर निकालने वाला भी शहबाज शरीफ था। ये भी ये कह देते ना कि जी नवाज शरीफ बहुत बड़ा गेमर है, नवाज शरीफ ने ये कर लिया, नहीं, निकालने वाला अल्लाह की ज़ात के बाद शहबाज शरीफ था, जिसने बाहर बैठ के और कोर्ट अपनी जेल के अंदर भी बैठ के जिसने सब चीज़ों को तय कराया और अपने भाई को वो बाहर लेके गया। अदरवाइज नवाज शरीफ को तो मार दिया हुआ था तकरीबन। आप सबको पता है कि क्या हुआ था उस वक्त की। नवाज शरीफ की वीडियो निकाले ना, हमने करीब से उसे देखा है। उस पेशी में भी, उनकी जो आखिरी पेशी हुई थी उसमें भी मैं साथ उनके साथ खड़ा था अंदर, और वो जो हाल थे, जिस तरह सिर्फ मखसूस लोगों के अलावा इतना क्राउड कर दिया था कि इस कमरे के अंदर, ये 30 फुट के कमरे के अंदर जो है, आप जहाँ पर 50 बंदे आ सकते हैं वहाँ पर उन्होंने 200-300 लोग
कि आपको सफोकेशन हो रही है और वहां पर कई घंटे नवाज शरीफ खड़ा रहा, तो वो नवाज शरीफ को तो उन्होंने जीतें दी, लेकिन असल में जो मामला सारे तय कराए वो तो शहबाज शरीफ ने कराए। तो ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को ये कह देना कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, वो उसकी बात ठीक है, वो अमेरिकन लॉबी के साथ तो नहीं है ना, या वो सीए के साथ तो नहीं है, वो ठीक है, उसे उसका हक बनता है। और उन्होंने आपकी पंजाब की उन्होंने शक्ल बदली है। आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ में आपकी उम्र में, क्योंकि मुझे बड़े हैं, मुझे अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला इन चीज़ों को, उन प्रोजेक्ट्स को करीब से देखने का। लेकिन देखिए आप, जो मेरी मेमोरी है, आप 90s से लेके लेट 80s के बाद से आप देख लें कि पंजाब कहाँ था और आज कहाँ है। कल इन 90s मिड 90s में लोग कहते थे कि ये तो लाहौर को कहते थे कि ये एक गांव है, कराची वाले, और वो बात नहीं करते। अब वो कराची के या कहीं भी मुल्क से कोई लोग आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, लाहौर तो यार ये तो बड़ा सिविलाइज्ड है और इसकी जो सब चीज़ें हैं, खूबसूरती है, ये वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो लाहौर की नहीं कर रहा। इसी तरह आप मेरा ख्याल है बुरे वाला भी चले जाएंगे, वहां पर भी हुए हैं उनकी सड़कों का जाल। हाँ, कुछ जगह पर अभी कई काफ़ी है, थोड़ी प्रायोरिटीज का मसाइल रहे हैं, वो उनके मुशीरों की वजह से रहे हैं। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ इज़ अ गुड मैन, और मैं तो यही कहूँगा कि उसके खिलाफ जो ये बातें करते हैं उनके सोशल मीडिया पर भी, या पार्टी के जो सोशल मीडिया भी करते हैं, पार्टी में तो कोई बात नहीं करता सामने, तो वो बाद में फिर वो इसे तलाश करेंगे कि यार ये कहाँ था और किस तरह उसने हमारी पार्टी को खड़ा किया, और जो उसने 10 साल काम किया जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून आगे भी आई, मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स आज उसी को ये कैच करा रहे हैं कि सिर्फ इन्फ्लेशन के बगैर वही बातें बता रहे हैं ना कि हमने प्लांट्स लगाए, हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारे शहबाज शरीफ के काम है जो वो बता रहे हैं। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि हम शहबाज शरीफ को उसका गिवन शेयर है वो ना दें और हम उसे एक सियासी बोना करार दें। ये बड़ा ही मेरा ख्याल है ये नाकाबिले फ़हम भी है, और ये बड़ी बाइस शर्मिंदगी है उन लोगों के लिए जो जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टैग करके सिर्फ उसे डाउन करने की बात है। अदरवाइज उस शख्स ने दिन रात काम किया है, दिन रात पाकिस्तान के लिए काम किया है, पंजाब के लिए काम किया है, मुल्क के लिए काम किया। अभी ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें ओबियसली उनके हाथों बंधे हुए थे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे दिया जाए कि चलें, उन्हें उस तरह नहीं मिला जिस तरह इमरान खान को मिली थी। और ख़ास तौर पे फिर इमरान खान जिस तरह 1 साल से ज़ायद उनकी हुकूमत पे 13 माह वो उसने जनाब कोई भी उनके काम के ऊपर वो होने नहीं देता था। वो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, मैं किन किन की बात करूँ। तो वो तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो फिर शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस के ऊपर तो फिर अभी कुछ नहीं कह सकते ना कि वफाक में क्या थी। लेकिन लेट्स सी कि अब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कौन होते हैं, क्या नवाज शरीफ आते हैं नहीं आते। अगर आते हैं तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ ही कैंडिडेट होंगे, और अगर वो नहीं आते तो फिर ये डिबेट होगी कि शहबाज शरीफ होंगे या मरीम नवाज होंगी। अच्छा आसम भाई, ये जो अभी आप नैब केसेस के हवाले से बात कर, तो एक परवेज भाई साहब का बयान आया है पिछले दिन, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई सियासतदानों को चाहिए कि आप से आप इस मैं ना सही तरह थोड़ी आवाज अभी काट गई कि सियासतदान इंतखाबात से परवेज लाई साहब का बयान आया था आसम भाई, इंतखाबात से कबल सियासतदान जो है वो अच्छा, हाँ देखिए वो परवेज लाई साहब अपनी जमात के लोगों को कह रहे हैं, वो पीटीआई के लोगों को कह रहे हैं कि भाई फांसी जमानता करा लो, बाज ना कहना कि सारे फड़े जाओगे तो इलेक्शन कागज जमा कराने जाओगे तो नाल ही फड़े जाओगे और मुकाबले में कोई नहीं होगा। वो शायद इस वजह से कह रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा आसम भाई, ये आप कोई पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में कोई फ्यूचर में कोई कुर्बतें बढ़ती हुई देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मुख्तसर करता हूँ, पीपल्स पार्टी देखिए, पीपल्स पार्टी अलहदा से अपना करेगी, उनके साथ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का नहीं होगा। हाँ, ये पीटीआई मजीद टूटेगी, ये मैं आपको खबर दे दूं। ये आईपीपी में जाएंगे, ये पीटीआई के तकरीबन 50-60 लोग, शायद ज्यादा भी हो जाए, अभी मजीद जाएंगे, एक बड़ी लाइन लगेगी पीटीआई और पीटीआई का जो धड़ा है, जो परवेज खटक साहब का, वो केपी में हुकूमत बना ले शायद,
और आईपीपी जो है वो फिर पंजाब में एक वाइटल उनका रोल होगा, बड़ा उनका उनका जो वोट बैंक है, ये वो लोग आने लगे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। जिस तरह ये जनूबी पंजाब महाज बना था, शायद उसी तरह के लोग अब आईपीपी में आएंगे और फिर वो इलेक्शन में वो सीट्स भी जीतेंगे और वो फिर जो है अलायंस की में वो मजबूत अलायंस के तौर पर वो सामने आएंगे और देखेंगे वो वजारत लेते हैं या वजारत आला। तो ये तो इलेक्शन के ऊपर होगा, लेकिन ये कभी, मैं आपको एक अंदर ही खबर बता रहा हूँ कि आईपीपी का जो है ना, लोग कहते हैं कि शायद ये फ्लॉप हो गई। वो फ्लॉप वगैरह कुछ नहीं हुई, अंदर खाते वहां पर तूफान बरपा है और बहुत जल्द वहां पर बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे। अच्छा आसिम भाई, ये जो काकड़ साहब एक स्टेटमेंट दी थी कि खान साहब गैर भी लिखा क्या तौर पे काकड़ साहब की क्या थी स्टेटमेंट? काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि खान साहब के बगैर भी इलेक्शन हो, क्या मुकम्मल तौर पे पीटीआई को फारिग किया जा रहा है? देखिए इमरान खान तो अब इलेक्शन में नहीं है आगा साहब, ये तो देखिए मेरा ख्याल सवाल भी नहीं बनता। इमरान खान साहब तो अब उनका उसका ऐसी कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो काकड़ साहब ने ठीक कहा है, मेरा ख्याल वो सच बोल। उनका 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 इस वक्त हालिया इलेक्शन में नहीं, मैं पीटीआई के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, पीटीआई के लोगों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन पीटीआई के लोगों को मैं मुख्तलिफ जमातों में जाता हुआ देख रहा हूँ। पीटीआई के लोग अगर होंगे भी तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, कम ही लड़ेंगे। शायद वो जो इमरान खान वाला जो फैक्टर है ना वो नहीं होगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पर ये सब चीजें जो है ना आगा साहब, ये अभी इलेक्शन मेरा ख्याल है कि टू अर्ली। ये हमको 15 अक्टूबर के बाद ये कह सकते हैं कि जी हाँ जी इलेक्शन होने जा रहा है। एक तो हमें ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 12-15 दिन के अंदर हमें नजर आ जाएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। हमें नवाज शरीफ की आमद जो है उससे हो जाएगा। और अगर नवाज शरीफ आ रहा है इसका मतलब है कि वो इलेक्शन के लिए ही आ रहा है। वो ये नहीं है कि वो जनाब आएगा और 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर इलेक्शन फिर हो रहे हैं तो फिर उस वक्त फिर जो है पीटीआई का जो मुस्तकबिल है फिर वही मुस्तकबिल है कि जो 2018 में सेनेट इंतखाबात में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद जो उन्होंने साइन किए हुए थे वो तमाम के तमाम लोगों के पेपर्स को कहा या तो रिजेक्ट कर देते हैं या इंडिपेंडेंट इन्हें जो ना इन लोगों को कर देते हैं, उन सेनेटर्स को। तो वो जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी तादाद थी, जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, वो लोग इंडिपेंडेंट हैसियत से आए थे और सपोर्ट उनकी वो नून लीग के पेपर के थे और उनका नाम क्योंकि उतार दिया गया था। तो ये सेम वही चीज़ मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ इंतखाबात में होगी और यही होगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे, उनके जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट से लड़ ले, वो भी वो वाले कैंडिडेट लड़ेंगे जो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है। जो बंदा 9 मई में इन्वॉल्व है उसके पेपर नहीं एक्सेप्ट होंगे। अच्छा आसिम भाई, ये जो इस्तेकाम पार्टी है, तो देखिए मीडिया पे बड़ा शोर मचा है। वो कहते हैं जी कि इस्तेकाम पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाई, लेकिन वो खामोश है। आप समझ नहीं, मैंने आपको कहा, मैं अभी पहले आपको बता के गया हूँ कि इस्तेकाम पार्टी आपको पहले बताया आईपीपी जो है ना उसका बड़ा आपको आगे आने वाले दिनों में नजर आएगा। एक बड़ा धड़ा उसके अंदर शामिल होने जा रहा है और वो इलेक्टेबल्स के होंगे। फाइनली जो है ना इसके अंदर में आखिर में आपको बताऊँ जान भी हो गई है। ये मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट का हम कह देते हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, तो क्या कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट की गंदों पर नहीं है? हकीकत तो यही है। आसिम भाई आखिरी सवाल आसिम भाई, ये जो अफगान महाजरीन हैं इनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं ये जराइम में मुलव्वस हैं, तो आसिम भाई क्या इनके वापस जाने का भी वक्त नहीं आया कि आप समझते हैं कि आर्मी चीफ कोई ऐसा फैसला लेंगे? देखिए इसके ऊपर ना मैं आपको एक चीज ऑफ द रिकॉर्ड कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ी सी ऑन द रिकॉर्ड वाली बात बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको ये अफगान रेफ्यूजीज जो है ना जो आए हुए हैं, ये
3 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए हुए हैं इनकी तादाद। और इनकी माशाल्लाह बातकारी इन्होंने, मेरे ख्याल में 3 मिलियन को कहा जाता है, लेकिन ये 5-5.5 मिलियन के करीब इनकी यहाँ पर पाकिस्तान में है। पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है, केपी से ये निकल आए हैं और अब पंजाब में और सिंध में ये घुसे हुए हैं। अच्छा, इन्हें निकालने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर जोर लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको इंटरनेशनल जो है ना, आपके ऊपर ये इन्हें आपके ऊपर थोपा हुआ है, और शायद इन्हें थोपने के ऊपर आपको कुछ जो है ना एक माली इमदाद भी मिल जाती है उसके नाम पर। तो ये इन्हें निकालेंगे तो इनमें से लोगों को ये स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि जो जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हें निकाल रहे हैं। हाँ, जो आपके सिस्टम में रच बस गए, क्योंकि देखिए इनका ये वो पख्तून ट्राइब्स के साथ ही पहले से बड़े करीब थे, उनके शादियां अंदर हो गई हुई हैं, कार्ड इनके बन गए हैं। अब जिन लोगों के कार्ड्स नहीं है, सिर्फ वो लोग वापस जाएंगे, और वो तादाद में उतने नहीं हैं जितने हम करते हैं, क्योंकि इनकी अब आबादकारियाँ यहाँ पर हमारे लोकल्स के साथ हो गई हैं। तो बड़ा एक मुश्किल टास्क है। हाँ, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे, और ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि आप ये कह दें कि जी इन्हें 1 साल के अंदर निकाल दें। ये मैं पढ़ता जब स्टूडेंट था, तो मुझे याद है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, जर्नलिज्म में तो इतना नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने कुछ पढ़ा था उसका, तो हमारे सर ने उस वक्त बताया था। तो मुझे तब भी ये कहते थे जी कि अफगान रेफ्यूजीज को निकालना है, ये होगा वो होगा। वो तब भी नहीं हुआ, और उन्होंने, मुझे ख्याल है ये तकरीबन गालिबन 20 साल पहले 21 साल पहले की बात है, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये पाकिस्तान से ये कभी भी नहीं जाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है वो जो टीचर है ना, उनकी बात वो हकायक के पर मबनी है। ये बड़ा मुश्किल टास्क है। देखें, बाद में चीफ साहब कहते तो हैं कि हम निकालेंगे, अल्लाह करे अगर वो कामयाब हो जाए, क्योंकि आपके वसाइल के ऊपर, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज भी हैं। फिर आपके मुल्क के अंदर जो ये मनफी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, स्मगलिंग का काम जितना ये सब अफगानी कर रहे हैं, इनके थ्रू हो रहा है, इनके लिंक्स हैं उधर, और ये अपनी बरादरी और अपने रिश्तेदारों के ज़रिए वहाँ पर ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और बात यही है कि अगर तो ऑपरेशन प्रॉपरली अगर होगा, इन लोगों को निकाला जाएगा, तो फिर तो शायद कुछ गन साफ हो जाए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करें। बाकी सबको नहीं मैं कह रहा, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें मैं गन से तशबीह दे रहा हूँ। तो बाकी लोग जो अंदर जुड़ गए हुए हैं, जो लीगलाइज हो गए हुए हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता रहेगा भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल आपको प्रेशर रहता है कि आप इन लोगों को अपने अंदर समाना है, और आप उसके लिए फंडिंग भी आ रही है, दीगर मामला भी आ रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आसिफ भाई, जाते जाते आखिरी सवाल। आसिफ भाई, आखिरी सवाल। आसिफ भाई, ज्यादातर जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और अभी सऊदीया पेश है और वो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी एक उसके ऊपर हमेशा से डायलॉग होता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही है कि वो है कहाँ पर। कश्मीर और फ़लस्तीन, हम वहाँ से चलते हैं, और हमारे जो स्टांस है वो अभी आप सबके सामने है। यूएन की स्पीच के अलावा आपको कहीं नज़र नहीं आती। क्या पाकिस्तान के मीडिया के अंदर आपको, जिस तरह 20 साल पहले पीटीवी करता था कि उसमें कश्मीर सेगमेंट बनाया हुआ था, कभी आपको कश्मीर सेगमेंट नज़र आया किसी टीवी पे, जियो पे, एक्सप्रेस पे, समा पे, एयर वन पे, किसी भी चैनल की बात करें, मुझे बता दें आपको सिर्फ जब कोई किसी की शहादत होती है उस दिन आप चला देते हैं। तो आपकी, मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी भी शायद इसी तरह ही मीडिया को भी पता है कि, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी में भी ये रस्मी सी कार्रवाई होती है कश्मीर फ़लस्तीन और इसकी। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो इस तरह गो की शिकार है कि हाँ, अगर आपके पास आपको सऊदी अरब का प्रेशर आएगा तो शायद आप भी, अगर वो तस्लीम कर रहा है तो हम भी तस्लीम कर लेंगे। और ये गुज़िश्ता इतवार में, ख़ासतौर इमरान खान के दौर में, आपको पता है पाकिस्तान से एक डेलीगेशन गया भी था, जिसमें हमारे एक सीनियर भी साथी थे, जो उसके अंदर मेरे कुलीग भी रह चुके हैं, वो भी उसमें शामिल थे। बाद में इसका थोड़ा शोर भी मचा। तो ये देखिए, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप इसराइल के साथ अगर आप कनेक्ट हो भी जाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो ये इस वक्त अब ये सारी दुनिया जो है ना, वो फ़ायदे के ही तरफ देख रही है।
ख़ास तौर पर जो हुकूमतें चला रहे हैं उनका मद्देनज़र एक ही है, एक ही नुक्ता नज़र है, और वो ये है अपने मुल्क को और अपने जो आपकी रियासत है उसे किस तरह खड़ा करना है, किस तरह मुस्तहकम करना है। तो वो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है और जो लिंक है उसे इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसे मजहबी एस्पेक्ट से देख भी लें कि कुरान क्या कहता है और आपकी हदीस में क्या है, तो उसमें तो फिर आपका जो निज़ाम है वो सारे का सारा ही सूद पर मबनी है। वहाँ पर आप इसराइल का क्या बिगाड़ सकते हैं? पहले तो आप अपना निज़ाम तब्दील करें ना, जो आपका स्ट्रक्चर खड़ा है। आपके पास तो सारा आपका सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। आपके पास जो दवाइयाँ आ रही हैं अभी, ये जो जितनी लगी हैं कोरोना के अंदर वैक्सीन, तो किन्होंने बनाई? तो बात ये है कि यहाँ पर तो ये मेरा ख्याल है कि मैं कुछ का बहुत माहिर नहीं हूँ। मैं बस एक सतही से आपको जवाब यही दूंगा कि अगर देखें, अगर सऊदी अरब ने अगर इसे कबूल कर लिया तो आने वाले चंद सालों में फिर पाकिस्तान की भी मजबूरी बन जाएगा कि आपको उसे जो है तस्लीम करें। लेकिन ये अभी मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी मुश्किल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को हज़म कर लिया जाए और एक पढ़ी लिखी बात और एक ये कहा जाए कि जो किताबी गुफ्तगू है उसकी बजाय जो हम कहें जी हम इसके हमें ये बेनिफिट्स हैं, हमें ये चीज़ें, हमारा मुल्क आगे जाएगा, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हम उनके साथ ट्रेड कर लेंगे, ये कर लेंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाएंगे, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने की बजाय यहाँ पर यही हो जाएगा कि फौरी तौर पर फतवा लग जाएगा कि जी ये किसने तस्लीम किया, हम तो बाय नहीं कर रहे हैं। तो हम आपने सवाल ये रखा था पहले मेरा था कि आपको कह दूं कि ना ही पूछो, लेकिन ये कि ठीक है आपने कहा, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वही इस पर बेहतर उनकी राय होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बहुत जल्दी कोई इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। सऊदी अरब के देखें, सऊदी अरब के अंदर रिफॉर्म्स चल रहे हैं और वहाँ पर जो कुछ होगा, जिस तरह ख्वातीन को उन्होंने बाहर निकाल लिया, एक बुरके के अंदर लिपटी हुई थी, वो साथ आ गई वहाँ पर। वो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से चल रही है, उनका मुकाबला दुबई के साथ है। वो दुबई की जगह पर रिप्लेस करना चाह रहा है कि रियाज जो है वो दुबई की जगह पे खड़ा हो और वो अपने आप को एक्सप्लोर करा रहा है, दुनिया के सामने लेके जा रहा है। तो जो सऊदी शाह है उनकी, मोहम्मद बिन सुलेमान, उसकी तो इस वक्त प्रायोरिटी जो है ना वो ग्लोबल अट्रैक्शन है कि किस तरह हमने अपने सऊदी अरब को उसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर हमने लेके आना है, और एक जो लिंकेज है वो दुबई की बजाय वो सऊदी अरब बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकामात और हमारा जो ईमान भी है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मक्का और मदीना में हैं। और नबी आखिरी सुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वहाँ पर हैं। तो तमाम जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इस वक्त सऊदी अरब की तरफ देखती है, वो देखती रहेगी जब तक कायनात है। तो सऊदी अरब का जो फैसला होगा वो फिर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी, आपको पता है कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान जिसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार उनके ऊपर है, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा कि अगर सऊदी अरब से एक्सेप्ट करता है तो फिर आने वाले चंद सालों में ये डिबेट शुरू होगी और फिर शायद पाकिस्तान भी अचानक से इन्हें कबूल कर लें या फिर जो भी जो स्टेटस चल रहा है उसी तरह चलता रहे। आसिम भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे वक़्त दिया और मैं दुआगो हूँ आपके लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामती रखे और आपको फिर भी कभी कभी तकलीफ देता रहूँगा। सर मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर। आपका बहुत शुक्रिया आगा साहब, मैं हाजिर, आप जब कहेंगे मैं हाजिर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी हाँ मच। थैंक यू वेरी मच।